अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम के जरिए अब जल्द ही अमेरिकी डॉलर और दुनिया की दूसरी करेंसी में लेन देन हो सकेगा। आवास के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम के साथ बातचीत चल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताएं जरा क्या जानकारी आपको मिली है यूपीआई से जो विदेशों में ट्रांजेक्शन को हो सकता है उसे लेकर। ये बिल्कुल यूपीआई जो है वो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनने की राह पर है। जल्द ही आप यूपीआई के जरिए दुनिया के अलग अलग देशों में और उनकी करेंसी में न सिर्फ पैसे भेज सकेंगे बल्कि पैसे रिसीव भी कर सकेंगे। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि आरबीआई और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक टीम जो इंटरनेशनल स्विफ्ट सिस्टम है उसके साथ बातचीत कर रहा है ताकि यूपीआई को एक इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम के तौर पर एस्टैब्लिश किया जा सके। अगर ऐसा हो जाता है तो न सिर्फ डॉलर बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में उनकी जो करेंसी होती है उनके साथ ये एक बड़ा ही सीमलेस कह सकते हैं पैसा पाने और पैसा भेजने का सुरक्षित और आसान तरीका बन जाएगा। दरअसल अभी कोशिश इस बात की चल रही है कि किस तरह से जो करेंसी वैल्यू है उसके मुताबिक रियल टाइम कन्वर्जन मैकेनिज्म तैयार किया जा सके, जिसके जरिए स्विफ्ट की अगर इंटरलिंकिंग हो जाती है तो स्विफ्ट के जरिए इसकी पेमेंट आसान तरीके से हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा, क्योंकि इससे न सिर्फ इंडिविजुअल पेमेंट सिस्टम ही बूस्ट होगा बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार होते हैं उसमें भी काफी बड़ी मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर सरकार कोशिश यही कर रही है कि यूपीआई को एक इंटरनेशनल पहचान दिलाई जाए और जो स्विफ्ट सिस्टम होता है उसके जरिए जो दुनिया के अमेरिका, हांगकांग तमाम देश हैं उनके साथ पेमेंट सिस्टम को एक सीमलेस तरीके से और सुरक्षित तरीके से एस्टैब्लिश किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार। और खबरों की शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से, जिसमें आर्टिकल 370 पर केंद्र की ऐतिहासिक जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने को सरकार के फैसले को बरकरार रखा है, उसे संवैधानिक तौर पर वैध बताया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक मत से यह फैसला दिया। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश भी दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ असीम मनचंदा है। तो असीम, सबसे पहले तो बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक जो फैसला है ये क्या है? देखिए, साल 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त करने का फैसला किया था। इस फैसले को राष्ट्रपति ने भी हरी झंडी दी थी, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाओं के द्वारा चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में सारे मामले की सुनवाई की और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया था धारा अनुच्छेद 370 हटाने का, वो पूरी तरह से संवैधानिक था। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 हटाने के अधिकार है। जिस वक्त ये अनुच्छेद 370 लाया गया था उस वक्त वहां पर लड़ाई की कंडीशन चल रही थी, तो उससे एक टेम्परेरी प्रोविजन के तौर पर इसको लेकर के आया गया था। अब इसको हटाने का फैसला पूरी तरह से सही है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला एक मत से दिया। हालांकि इसमें 3 जजमेंट आए, लेकिन सबका एक ही मत था कि जो केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था वो पूरी तरह से सही था। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिए कि जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो, वहां पर चुनाव कराया जाए। अब केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने धारा अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को सही ठहराया और उसको पूरी तरह से संवैधानिक ठहराया है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने ऐतिहासिक बताया और आशा, प्रगति, एकता के भाव को मजबूत करने वाला भी बताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता को यह भरोसा दिलाया है कि उनके सपनों को पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज के फैसले को मजबूत और ज्यादा एकीकृत भारत के प्रति संकल्प की प्रमाण बताया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया कि इस फैसले से साबित होता है कि सरकार का कदम पूरी तरह संवैधानिक था। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आई है और विकास ने जिंदगी को नए मायने दिए हैं।
370 पर कोर्ट का फैसला आने के बाद लद्दाख के सांसद जेमयांग शेरिंग से बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जी ने। ऐतिहासिक फैसला एक बार फिर से दिया। वैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमेशा सही फैसला ही देते हैं, पूरे देश वालों को विश्वास है। आज मोदी जी ने जो गारंटी दिया 370 हटाने को लेके, और हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो बेनिफिट्स वहाँ पे पहुँचा है, चाहे वो सरकारी स्कीम्स के माध्यम से हो, चाहे वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के माध्यम से हो, आज ये सारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड बता के जो जजमेंट आया, वो केवल लद्दाख वासियों के लिए और नहीं केवल जम्मू कश्मीर वालों के लिए नहीं, इस देश के नेशनल हित में, देश के जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए आज की बात जो है बहुत मुबारक वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने कहा है जो कुछ भी हो चुका है अब उसे अब मान लेना ही चाहिए। ये उन्होंने वहां के स्थानीय नेताओं को कहा। उन्होंने वहां के स्थानीय नेताओं से अपील की है कि अब इस सच को आप कबूल कर लीजिए। मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी उनसे राय है, उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूँ। हमारा सारा अगर राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अब वो इसको स्वीकार कर लें। अब कोई विरोध करने का लाभ नहीं है। अब वो राजनीति के लिए तैयार हो जाए। जब चुनाव हो तो चुनाव डट के लड़े, तो अपनी शक्ति जो है वो चुनाव में लगाएं, बजाय इसके कि इसके विरोधात्मक कार्यक्रम करें। ये मेरी उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना है। और मैं जानता हूं कि कई लोग बहुत दुखी होंगे, कई लोग बहुत पसंद होंगे, कई लोग बहुत दुखी होंगे, लेकिन अब विश्व में कई बातें होती है जीवन में जो अच्छी भी लगती हैं लोगों को, बुरी भी लगती हैं, तो इसको अब स्वीकार कर लेना चाहिए सबको। तो वहीं कश्मीर नेता महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुखद बता रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। बाकायदा इसका वीडियो भी उन्होंने बनाकर दिखाया कि कैसे उन्हें अपने ही घर में तालों से बंद किया गया है। आपसे इस तरह मुखातिब हो रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, घर के गेट पे ताला लगा हुआ है, मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। किसी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। और अब बात करेंगे झारखंड की, जहां कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर इनकम टैक्स की रेड में जो नोट मिले हैं उनकी गिनती पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 176 बैगों में रखी ये रकम 350 करोड़ से ज्यादा है। एएनआई के मुताबिक बॉड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी की गई और 5वें दिन नोटों की गिनती अब जाकर पूरी हो चुकी है। इधर कांग्रेस ने धीरज साहू से पूरे मामले पर सफाई मांगी है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे के मुताबिक राष्ट्रीय नेतृत्व में उनसे स्थिति स्पष्ट करने को कहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभी अभी जो झारखंड के कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरीके से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, गरीबों का पैसा, मेहनतकश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है, उसका जीता जागता प्रमाण है।
वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी इस पूरे मामले पर वो क्या कह रहे हैं, ये भी एक बार आपको सुनवाते हैं। कहाँ कमाए, किससे कमाए, सरकार तफ्तीश करे, पता करे। इसके साथ कांग्रेस पार्टी के कहाँ ताल्लुकात है? कांग्रेस पार्टी के कहीं सारूकार है? पता बताओ। कांग्रेस पार्टी के साथ इसका कोई सारूकार नहीं है। ये एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति एक फैमिली के है। ये पैसा किसका है वो भी हमें पता नहीं। हमारे एमपी क्या है, या कोई फोरफादर क्या है, उनके पिताजी क्या है, भाई क्या है, किसको पता है? और जांच पड़ताल कर ले। और अब बात करेंगे बीजेपी की, जिसकी प्रचंड जीत के बावजूद मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। दोनों ही राज्यों में सीएम के नाम को लेकर मंथन चल रही है। मध्य प्रदेश में सीएम का नाम तय करने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक फिलहाल हो रही है, तो वहीं राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक कल बुलाई गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता मनोज शर्मा और जयपुर से भवानी सिंह। सबसे पहले मनोज, आपके पास आते हुए, क्योंकि बैठक भोपाल में चल रही है इस वक्त विधायक दल की, किस तरीके का माहौल वहां पर आपको देखने को मिल रहा है? ठीक 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक, ये देखिए बीजेपी के दफ्तर में शुरू हो गई है और अब से अधिक आधे घंटे में वो नाम जिसका एक हफ्ते से इंतजार है पूरे मध्य प्रदेश की जनता को, देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। और बीजेपी दफ्तर के सामने का ये नजारा, प्रहलाद पटेल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लिए ये उनके समर्थक, उनके प्रशंसक नारे लगा रहे हैं। और कोई इसके पहले नारे लग रहे थे यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के जो समर्थक, मुख्यमंत्री के समर्थक, ये देखिए बाजू में जो दूसरे समर्थक हैं वो मुख्यमंत्री के लिए नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल, प्रहलाद पटेल अब की बार 100 सीटें अपने दम पर जिताई हैं। जबलपुर संभाग में एकमात्र पटेल अब की बार, ये नारे हैं हर किसी के, किसके लिए नारे हैं? मामा के लिए, मामा। मतलब लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय होने तो ना, युवा पीढ़ी नया चेहरा चाहती है। कार्यकर्ताओं के मामा, बहनों के मामा के साथ है भाई, 120 विधायक मामा के साथ है। अच्छा, आपको पता है? बिल्कुल डन। ये देखिए अपने अपने नेता के बारे में के समर्थन में यहाँ पर नारे लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक में जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, 3 पर्यवेक्षक जो नेतृत्व में आए हैं, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जो पूरा केंद्रीय पर्यवेक्षकों का जो दल है वो 163 विधायकों से चर्चा करने के बाद अंतिम मोहर हरी झंडी दिखाएगा किसके नाम पर वो मोहर लगती है। ये तो आपने मध्य प्रदेश का हाल देखा, जहां पर मामा की भी बात हो रही है और प्रहलाद पटेल की भी, लेकिन अब चलते हैं राजस्थान। यहाँ भवानी हमारे साथ है। भवानी, सीएम के नाम का ऐलान कब होगा यहाँ पर? कुछ अभी तक ऐसी कोई खबर है? देखिए, राजस्थान में भी जो सस्पेंस है वो कल खत्म हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। कल विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, सभी विधायकों को सूचना दे दी गई है। सबसे पहले जो पर्यवेक्षक है राजनाथ सिंह और बाकी दोनों पर्यवेक्षक हैं वो विधायकों से 1 to 1 और अनौपचारिक चर्चा करेंगे, यानी कि एक तरह से विधायकों की राय ली जाएगी, उन्हें सुना जाएगा। लेकिन उसके बाद में दोपहर बाद में विधायक दल की जो आधिकारिक बैठक होगी, उस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री कौन होगा उसके नाम का अनाउंस कर दिया जाएगा, विधायकों की सहमति ले ली जाएगी। अब सवाल ये है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री होगा कौन, क्या वसुंधरा राजे होगी या नहीं, इस पर सबसे बड़ा सवाल टिका हुआ है। तो वसुंधरा राजे अगर नहीं होती तो नया चेहरा कौन होगा? कई सारे चेहरे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बारे में ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि किसको चुनते हैं, ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन राजस्थान के जो जातीय समीकरण हैं, कहा जा रहा है कि उनको ध्यान में रखा जाएगा। एक इंटेलिजेंस इनपुट भी लिया गया जिसमें राजस्थान में जाट और राजपूत जो कॉम्बिनेशन है, इनके बीच में प्रतिस्पर्धा है आपस में, उसके बारे में एक इनपुट जुटाया गया, जिससे कि अगर राजपूत को बनाया जाता सीएम तो जाट समुदाय की क्या रिएक्शन होगी, या जाट समुदाय में से किसी को सीएम बनाया जाएगा तो राजपूत समुदाय की क्या रिएक्शन होगी। तो तमाम तरीके के ऐसे समीकरण हैं जिनको देखा जाएगा कि किस वर्ग का सीएम हो। लेकिन जो मोटे तौर पर संभावनाएं ज़्यादा जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री राजस्थान में नया चेहरा हो सकता है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भवानी आपका भी और बहुत शुक्रिया मनोज आपका भी तमाम डिटेल्स के लिए। और 3 राज्य पहले थे जहां पर सस्पेंस लगातार बना हुआ था, उसमें कम से कम एक राज्य है जहां पर सस्पेंस खत्म हो चुका है और यहां पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है और ये राज्य है छत्तीसगढ़, जहां पर आदिवासी समाज के दिग्गज नेता विष्णुदेव साय पर छत्तीसगढ़ के नए सीएम वो होंगे, उनको ये दामोदार दिया गया है। वो 13 दिसंबर को रायपुर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विष्णुदेव प्रदेश की राजनीति में बड़ा आदिवासी चेहरा है, वो कुनकुरी से विधायक हैं और रायगढ़ से 4 बार सांसद भी रह चुके हैं। विष्णुदेव साय के साथ अरुण साव और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम यानी कि 2 डिप्टी सीएम राज्य में बनाया जाएगा, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं रमन सिंह, उनको विधानसभा स्पीकर बनाया जाएगा। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक तय की गई है। इस बीच सीटों को लेकर गठबंधन के नेताओं के बीच गतिरोध बढ़ गया है। तो क्या ऐसे में इस बैठक में सीट बंटवारे पर फैसला हो पाएगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और राजनीतिक खबरों के बाद अब बात करेंगे बाजार की, जहां कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर आज बंद हुए हैं। इंट्राडे में सेंसेक्स ने तो 70,057 का नया स्तर छुआ है, तो वही निफ्टी ने 47,588 का नया स्तर छुआ है। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा आज मार्केट के हाईलाइट्स क्या क्या रहे? तो 70,000 का आंकड़ा इंट्राडे में आज सेंसेक्स ने पार किया। निफ्टी भी 21,000 के ऊपर गया। बैंक निफ्टी में भी तेजी थी, रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा और मिड कैप स्मॉल कैप तो ऑलरेडी रिकॉर्ड स्तरों पर चल ही रहे हैं। तो जबरदस्त तेजी बाजार में रही, लेकिन रेंज के अंदर कामकाज रहा फ्रंटलाइन इंडेक्स में। हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी थी। एडवांस डिक्लाइन कंपैरिजन में हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे। पीएसयू बैंक्स, पीएसयू शेयरों में खरीदारी, फार्मा में प्रेशर और अदरवाइज मेटल रियल्टी भी अच्छी तेजी के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक दिन, जबकि इंडेक्स में रेंज बाउंड कामकाज, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। जी, इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो किन सेक्टर्स और शेयरों में ज्यादा एक्शन आज रहा? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो उसमें आज नेस्ले का नाम सबसे ऊपर आपको शुमार दिखाई पड़ेगा। नेस्ले, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज ऑटो, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, कुछ ऐसे नाम जो कि बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। गिरने वाले शेयरों में डॉक्टर रेड्डीज न्यूज फ्लो के बीच 5% टूटा, मारुति करीब 1% टूटा, आइशर करीब 1% टूटा और एचयूएल करीब आधा % के आसपास की बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में एमआरएफ 1% ऊपर, डिक्सन टेक्स 7% ऊपर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 9% ऊपर और साथ ही साथ पॉली कैप करीब 5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में पेज इंडस्ट्रीज फ्लैट टू नेगेटिव, डॉक्टर लाल 3% नीचे, एल्केम लैब और मैनकाइंड करीब 2 से 3% के आसपास बिकवाली यहां देखने को मिली। F&O गेनर में श्री सीमेंट, डिक्सन टेक और नेस्ले, कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 2.5%, 3% तक चलते हुए दिखाई पड़े। गिरने वाले शेयरों में पेज इंडस्ट्रीज फ्लैट टू नेगेटिव, डॉक्टर लाल पैथलैब 1% नीचे, 3% नीचे और मारुति करीब 1% नीचे और साथ साथ एल्केम लैब करीब 1.5% के आसपास बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बन रहे हैं हमारे साथ।